आपने बेरोजगारों का पेट काटने इतनी भूमि पर आपने जीएम अभियान के टेंट लगवाए। आप खाली गुड्डी देवी जो कि अपने बच्चे के साथ ढाबा चला रही थी, उनके साथ क्या किया? ये प्रशासन ना हमारा सामान यात्रा सीजन पे बाहर डाल रही है और ये मेरा बच्चा अकेला ही ना सामान का। जानवर है दोस्तों। जय श्री केदार, जब पंच केदार, आपकी जय हो, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों आज मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ जो अभी मेरे दिमाग में चल रही है, जो मुझे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, मुझे वीडियो बनाने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है। आज तक मेरे YouTube चैनल में आपको इस प्रकार की कोई वीडियो नहीं, और अगर आज मैं नहीं बनाऊंगा तो मुझे लगेगा कि सही काम नहीं कर रहा हूँ, और मुझे सही काम करना भी। बहुत समय पहले एक नेता, अभिनेता या किसी नागरिक के द्वारा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, कहा था कि इस देश में मुझे घुटन सी हो, लेकिन मैं अपने देश को नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इस सरकार में मुझे घुटन सी हो। हकीकत दोस्तों, मैं बात शुरू कहाँ से करूँ और कहाँ समाप्त करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ। विगत कुछ सालों से सिर्फ भाषण सोशल नेटवर्किंग साइट पर तुष्टिकरण की अभी आपने देखा होगा, सरकार के द्वारा जनता की अनदेखी की जा रही है। और इस विषय पर अगर हम बात न करें तो मुझे लगेगा कि मैं अपनी मन की बात नहीं कर पा। हमारे मोदी जी ने कहा कि आप अपनी मन की बात, मैं हाल फिलहाल बात कर रहा हूँ, RSS का बंदा था। अब बात करता हूँ मैं केदार धाम में आपकी व्यवस्थाओं की तो पोल पट्टी खुल रही है। और आपने केदारनाथ में क्या किया? जहां केदारनाथ क्षेत्र के बेरोजगार युवा, शिक्षित युवा केदारनाथ क्षेत्र को मात्र एक रोजगार का साधन समझते थे और समझते हैं, वहां आपने क्या किया? आपने बेरोजगारों का पेट काटने इतनी भूमि पर आपने जीएम अभियान के टेंट लगवाए। आपको पता है बेरोजगार ने वहाँ टेंट रखे, गरा रखे। आपको पता है बेरोजगार वहाँ रो रहा है। आपको पता है 20 किलोमीटर ऊपर चढ़कर बेरोजगार 25 तारीख तक आपने पंजीकरण बंद कर रखा है। वो बेरोजगार वहाँ क्या खड़ा होगा, कैसे रहेगा? सिर्फ अपने टेंट के साथ ऊपर। धामी जी, आपके अंदर भी बेरोजगारों का दर्द नहीं है, आप भी बेरोजगारों की पीड़ा नहीं समझते हैं। अगर आप बेरोजगारों की पीड़ा समझते तो आप एक बार जरूर सोचते कि जो बेरोजगार रोजगार के लिए केदारनाथ यात्रा लाइन में जा रखे हैं, या जो 6 महीने से गौरीकुंड, भाटा, सिरसी, रामपुर, गुप्तकाशी, जो केदारनाथ में आने वाले यात्रियों को ही अपना रोजगार समझते हैं, उसी पर उनकी आजीविका चलती है, उनके क्या हाल हो रहे होंगे। अगर बाबा केदारनाथ नहीं होते तो यहाँ की जनता आज की शासनकाल में भूखे मर रही होती है, रोजगार के लिए तड़प रही होती है। आपने इस क्षेत्र में भी कुछ काम नहीं किया, और उल्टा आपने केदारनाथ यात्री जा रहे थे उनके पंजीकरण ही बंद कर दे, कुछ सीमा कम कर लेते, कुछ तो जाते। कोरोना की मार आपने यात्रा सीजन में फिर दिला दी। आप लोगों से मेरी विनती है, हम भी पढ़े लिखे हैं धामी जी, लेकिन एक आशा थी कि सीजन में कुछ 2 रुपए की कमाई हम भी करेंगे, लेकिन बार बार सरकार के द्वारा ऐसे नियम कानून निकालने के बाद हम पर जुल्म ढाया जाता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, आप एक एजुकेटेड पर्सनालिटी हैं, बेरोजगारों का दर्द समझें। केदारनाथ में ग्राम प्रधान पठाली गुड्डी देवी जो कि अपने बच्चे के साथ ढाबा चला रही थी, उनके साथ क्या किया आपने? धामी जी रो रही थी, अपना वीडियो बना रही थी। ये प्रशासन ना हमारा सामान यात्रा सीजन पे बाहर डाल रही है और ये मेरा बच्चा अकेला ही ना सामान का। ये पूरा प्रशासन हमको यहाँ पे परेशान कर रही है। ये सारे लोग आ रखे हैं और इन्होंने हमारे सामान का वो किया है। ये देखो केदारनाथ में ऐसा अत्याचार हो रहा है। ये है, ये सारे लोग अपनी बात रख रही थी, प्रशासन उसके टेंट को निकालने पर लगा हुआ था। क्यों विवेकहीन हो रहे हैं आपके अधिकारी, क्यों विवेकहीन हो रहे हैं आपके नेता मंत्री? मेरा आपसे अनुरोध है, प्लीज आप संज्ञान लें और जनता का दर्द समझें। अब एक युवा आप उत्तराखंड के बेरोजगार भरोसा रखते हैं, उनका दिल मत तोड़ो, उनकी मन की बात सुनो। मैंने आपको बता दिया है, बेरोजगार दिल्ली जंतर मंदिर से लेकर देहरादून से लेकर केदारनाथ तक सभी लोग दुखी हैं। आप संज्ञान लें, बेरोजगारों का दर्द समझें। सरकार में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? और एक बात और है, बहुत सारे बेरोजगार जो अभी आता हूँ अपने राज्य पर आता हूँ, पहले अपने ही
राज्य की बात कर लेता हूँ। बहुत सारे बेरोजगार जिन्होंने पेपर दिए और उनके पेपर लीक हो गए और घोटाला करने वालों पर कार्रवाई की बात कर रहे थे और अपना समय देकर सरकार से अपनी मांग कर रहे थे। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा उनकी जबरदस्त, यहाँ तक कि जो कि उनके लीडर है बॉबी भाई, उन पर मुकदमे दर्ज करने तक बात हो गई। और लेकिन बेरोजगार अगर अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार के पास जाता है तो हमारे देश के जो संविधान में लिखा गया है कि यदि हम अपनी मांग सरकार से रखना चाहते हैं, आंदोलन और अनशन के माध्यम से अपनी बात सरकार के पास रख सकते हैं और अपना स्पीच और फ्रीडम जो फंडामेंटल राइट है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या सरकार उसका प्रयोग करने भी नहीं देगी? अंकिता हत्याकांड हुआ है, उसमें कौन नेता लिप्त थे? आप सभी लोग अच्छी तरह, और उनको बचाने की बराबर कोशिश कर दी गई है और उसके माँ बाप, मतलब अंकिता के माँ बाप जहाँ तहाँ रो रहे हैं। और अंकिता को सपोर्ट करने वाले सूर्य भाई की पिटाई तो आपने सुनाई है हाल में। साथी है जो ड्राइवर आया था, ड्राइवर ने तो पूरी वीडियो में भी दिख रहा कि भाई उसने कोई मारा मुरा नहीं है, उसकी तो कोई बात नहीं दूर दूर तक। लेकिन ये व्यक्ति मारे में सामान में उठाया इन्होंने, और ये जो चोरी का इल्जाम लगाया है, डकैती जो मेरे पर डाल रखी थी जबरदस्ती, तो ये गलत है भाई। आप ऐसे कैसे किसी को डकैत बता रहे हैं? मैं आपकी चीज को देखते हुए पूरे उत्तराखंड के अंदर उबाल आया है, पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है जिसने माहौल को ऐसा बना दिया कि भाई क्या लोकतंत्र चल रहा है। क्योंकि 8 लोग हैं, अभी 4 लोगों के नाम दर्ज हुए हैं, 5वां जितेंद्र बड़फाल हो गए, 6वां कौन है? बाकी लोग जो है मतलब पहचानने में नहीं आ रहे हैं। उनको मैं समझता हूँ कि विधायक जी पहचानते होंगे और उनके जो साथी और लोग हैं, क्योंकि जो एक गाड़ी इस केस में सूर्य भाई की पिटाई कर दी जाती है प्रेमचंद्र अग्रवाल के द्वारा, जो कि एक मंत्री भी है। जब जनता आपको बनाती है तो बनाने वाला ही, मुझे लगता है, निर्माता ही आपका सब कुछ होता है। आप उसकी ही पिटाई कर दे और हमारी उत्तराखंड सरकार खामोश। धन्य हो धामी सरकार, आपको बहुत बहुत है, क्योंकि आप पर युवाओं की आस थी, आप कुछ नया करेंगे। और उसके बाद सूर्य भाई की वाइफ आपके पास आती है, रोती है कि मैं मुख्यमंत्री से मिलना चाहती हूँ। आप इतने बेदर्द कैसे हो? और आप क्या कर रहे? अंदर बैठी है और बाहर आपकी पुलिस उस महिला को खदेड़ रही, बेचारी रो रही थी। आप न्याय नहीं दिला सकते थे? कम से कम उस महिला को अपनी बात कहने देते, हो सकता है उसका दर्द कम हो जाता। लेकिन आपको भी ये ढोंग लगा, ये भी राजनीति लगी। और जब बाबा रामदेव जंतर मंतर पर बैठे थे, बाबा रामदेव के समर्थन में पूरे भारत से लोग गए थे, क्योंकि बाबा रामदेव थे और मैं भी बाबा रामदेव का परम भक्त था और बहुत भरोसा करता था बाबा राम। तो बाबा रामदेव ने वहाँ पर एक रैली की और उसमें बहुत सारे लोग आए थे। और गुरु बाबा रामदेव अब से कुछ देर पहले जंतर मंतर पहुंच गए हैं और रामदेव के आते ही जैसे पूरा माहौल अनशन स्थल का बदल गया। एक नई स्फूर्ति सी आ गई। शो स्टॉपर के रूप में सामने आए बाबा रामदेव। एक ऐसी जगह जहां भीड़ नहीं जुट रही थी, लोगों में उत्साह नहीं दिखा। उस रैली का मुख्य उद्देश्य था जनता को एक ऐसी सरकार देना, जनता के हाथ में जनता की पावर रहेगी। विदेशों में जो काला धन था उसको वापस, आप भी देख रहे हैं जनता के हाथ की सरकार है या नहीं है। जो विदेशों में जो काला धन था वो वापस आया या नहीं आया, ये आपने भी देख लिया है। एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास काला धन निकला हो। और अभी जंतर मंतर की बात करूं तो जंतर मंतर हमारे पहलवान जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल दिलाया है, और सरकार का एक ऐसा नेता जिस पर 38 से ज्यादा मुकदमे हैं, वो कहता है यदि मोदी जी बोले, अमित शाह बोले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और पॉक्सो एक्ट लगता है उस बंदे पर, पॉक्सो एक्ट लगता है तो उसमें एक नियम है 24 घंटे के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई होती है, जो भी होती है। एक पढ़ा लिखा नागरिक हूँ देश का और अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप जमीन की हकीकत समझें, जमीन में क्या चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय केदार बाबा, जय भोलेनाथ।